हेलो फ्रेंड्स, युवाल नोआ हरारी की बुक सेपियंस से आज हम जानेंगे कैसे ह्यूमंस एप से इवॉल्व होने के बाद आज पूरी अर्थ पे डोमिनेट कर रहे हैं। आज से 2.5 मिलियन ईयर्स अगो ईस्ट अफ्रीका में होमो सेपियंस की प्रजाति ऑस्ट्रेलोपिथिकस यानी कि एप से इवॉल्व हुए। होमो सेपियंस अकेले नहीं थे, ह्यूमंस की कई प्रजातियां अलग अलग जगहों पे इवॉल्व हुई, जैसे कि होमो नियंदरथाल्स जो कि यूरोप की ठंडी जगह पे रहते थे, होमो इरेक्टस प्रजाति जो एशिया के ट्रॉपिकल रीजन पे इवॉल्व हुई, और होमो सोलेनेसिस जो इंडोनेशिया और जावा के आइलैंड्स में इवॉल्व हुए। और बाकी ऐसी कई ह्यूमंस की प्रजातियां सेम टाइप में वर्ल्ड के अलग अलग जगहों पे इवॉल्व हुई। लेकिन आज केवल होमो सेपियंस ही एकमात्र प्रजाति दुनिया के सबसे डोमिनेंट स्पीसी बन चुकी है। हमारे डोमिनेंस की शुरुआत हुई कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन से। कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन यानी कि हमारे ब्रेन के विकास से। होमो सेपियंस जो कि ईस्ट अफ्रीका में रहते थे, फूड और शेल्टर की तलाश में होमो सेपियंस को लगातार हंटिंग करना पड़ता था। शुरुआती दौर में होमो सेपियंस फूड चेन का बस एक हिस्सा थे। वो अपने से कमज़ोर जानवरों की हंटिंग करते थे। लायन, टाइगर और शार्क्स ये फूड चेन के बादशाह थे। लेकिन डिस्कवरी ऑफ फायर ने इस सिचुएशन को बदल दिया। फायर के आविष्कार से पहले होमो सेपियंस हंट करके कच्चा खाते थे। इसे खाने और पचाने दोनों में टाइम लगता था, इसलिए उनके दांत बड़े होते थे और उनके डाइजेस्टिव इंटेस्टाइन्स का साइज भी बड़ा होता था, लेकिन उनके ब्रेन का साइज छोटा होता था। फायर की डिस्कवरी के बाद होमो सेपियंस हंट करने के बाद पका के खाने लगे। इसे खाने और पचाने दोनों में समय कम लगता है। इससे सेपियंस का इवोल्यूशन ऐसा हुआ कि उनके दांत और इंटेस्टाइन दोनों छोटे होने लगे और उनके ब्रेन का साइज बड़ा होने लगा। ब्रेन का साइज बड़ा होने से उनके सोचने की क्षमता भी बढ़ने लगी और अपनी सोच को यूज़ करके उन्होंने आपस में कोऑपरेट करने के लिए साइन लैंग्वेज की डिस्कवरी की। साथ ही में ताकतवर जानवरों को मारने के लिए उन्होंने कई तरह के इनोवेटिव टूल्स डेवलप किए। अपनी सोशल एबिलिटीज़, तेज दिमाग और साइन लैंग्वेज का यूज़ करके सेपियंस आपस में कोऑपरेट करने लगे और अपने से ताकतवर जानवरों को भी मारने लगे। कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन ने सेपियंस को फूड चेन का बादशाह बना दिया। जब सेपियंस दूसरी ह्यूमंस की प्रजाति के कांटेक्ट में आए तो साइंटिस्ट के हिसाब से दो ही चीज़ें हो सकती थी। पहला, इंटरब्रीडिंग थ्योरी। सेपियंस ने उन प्रजातियों के साथ इंटरब्रीड किया यानी कि रिलेशंस बनाए। या दूसरा, एक्सटिंक्शन थ्योरी। सेपियंस ने बाकी जानवरों की तरह इन प्रजातियों को भी मार गिराया। इनमें से चाहे जो भी थ्योरी सच हो, आज की डेट में इंसानों की केवल एक ही प्रजाति धरती पे मौजूद है, वो है होमो सेपियंस यानी कि हम। बढ़ती आबादी और खाने की तलाश और साथ ही फायर की डिस्कवरी ने होमो सेपियंस को ठंडे इलाकों में माइग्रेट करने पे मजबूर कर दिया। वो यूरोप और रशिया के ठंडे इलाकों में माइग्रेट करने लगे। यूरोप और रशिया के ठंडे इलाकों में रहने वाले मैमथ यानी कि जंगली हाथी की प्रजातियां होमो सेपियंस के पहुंचने के कुछ सालों बाद ही विलुप्त हो गईं। इन बड़े बड़े जानवरों को विलुप्त होने का कारण यह था कि इनके पैदा होने और ग्रो होने में बहुत समय लगता है। अगर सेपियंस एक हफ्ते में एक मैमथ को भी मारते तो कुछ सालों में उनकी प्रजाति विलुप्त हो जाती। रशिया के साइबेरिया रीजन से सेल करके वो अमेरिका के अलास्का रीजन तक पहुंच गए। फिर गर्मी के दिनों में ग्लेशियर्स पिघलने के बाद वो अलास्का रीजन से अमेरिका के नॉर्दर्न प्लेन्स की तरफ उन्होंने माइग्रेशन किया। फिर नॉर्थ अमेरिका से उन्होंने साउथ अमेरिका माइग्रेशन किया। जहाँ भी सेपियंस गए बड़े बड़े जानवरों की संख्या विलुप्त होती गई। कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन के बाद जो नेक्स्ट बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होमो सेपियंस की लाइफ में आया वो था एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन। एग्रीकल्चर की शुरुआत धरती के कई हिस्सों में लगभग एक ही समय में हुई थी। टर्की के पास व्हीट, राइस और मिलेट उगाया जाने लगा। नॉर्थ अमेरिका में कॉर्न और बीन्स उगाया जाने लगा। साउथ अमेरिका में पोटैटोस उगाए जाने लगे। अफ्रीका में मिलेट्स और चाइना में राइस और मिलेट्स उगाए जाने लगे। इन जगहों पे ही एग्रीकल्चर की शुरुआत इसीलिए हुई क्योंकि वहाँ फार्मिंग के लिए जो जानवर चाहिए होते हैं वो वहाँ पाए जाते थे, जैसे कि गोट, पिग्स, बोवाइंस यानी कि काऊ और बफेलो। एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन के 2000 साल बाद सेपियंस की सारी प्रजाति हंटिंग और गैदरिंग छोड़ के फार्मिंग में लग गई। फार्मिंग करने के लिए बहुत मेहनत लगती है। बीज बोना पड़ता है, उन्हें समय से पानी देना पड़ता है और फिर फसल काटने के बाद उन्हें कहीं स्टोर करना पड़ता है। इसी वजह से सेपियंस एक जगह सेटल होने लगे और उनकी पॉपुलेशन भी बढ़ने लगी। पहले जब सेपियंस को खाने की तलाश में माइग्रेट करना पड़ता था तब बच्चों को पालना मुश्किल था, लेकिन एग्रीकल्चर की शुरुआत होने के बाद महिलाओं को ज़्यादा बच्चे करने में आसानी होने लगी और ज़्यादा पॉपुलेशन को खिलाने के लिए फूड भी एग्रीकल्चर से उपलब्ध होने लगा। एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन ने सेपियंस की लाइफ इंप्रूव करने के बजाय उन्हें और ज़्यादा वल्नरेबल और डिपेंडेंट बना दिया। एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन से पहले होमो सेपियंस मीट, फ्रूट्स और नट्स खा के उन्हें सारे न्यूट्रिएंट्स मिल जाते थे, लेकिन रिवॉल्यूशन के बाद में सेपियंस सिर्फ कुछ क्रॉप्स पे डिपेंडेंट होने लगे। इसी वजह से उन्हें सारे न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाते थे। पहले हंटिंग करने के लिए वो हफ्ते में सिर्फ 30 घंटा ही काम करते थे, लेकिन एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन के बाद हफ्ते में वो 60 घंटा काम करने लगे। पहले उन्हें क्लाइमेट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, लेकिन एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन के बाद वो क्लाइमेट पे डिपेंडेंट हो गए और साथ ही में उनकी डाइट कमज़ोर होने की वजह से और एनिमल्स के कांटेक्ट में आने से होमो सेपियंस के बीच में बीमारियां फैलने लगी। इतने डिसएडवांटेजेस होने के बाद भी सेपियंस
एग्रीकल्चर छोड़ के वापस हंटिंग और गैदरिंग में नहीं जा पाए, क्योंकि हंटर से फार्मर तक का बदलाव इतना ग्रेजुअल था कि इसे होने में कई साल लग गए और सेपियंस को फार्मिंग की आदत लग गई। अब सेपियंस क्रॉप्स उगाने की प्लानिंग करने लगे और फसल अच्छी ना होने की वजह से उन्हें टेंशन भी होने लगा। पॉपुलेशन बढ़ने से सेपियंस को इवोल्यूशनरी सक्सेस तो मिल गई, लेकिन इंडिविजुअल लेवल पर उन्हें सफ़र ही करना पड़ा। एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन से पहले सेपियंस के ग्रुप छोटे होते थे और आपस में उन्हें कोऑपरेट करना आसान होता था, लेकिन एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन के बाद पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई। आपस में कोऑपरेट करने के लिए सेपियंस ने इमेजिन्ड रियलिटी, इमेजिन्ड मिथ का आविष्कार किया, यानी कि ऐसी चीज़ को बिलीव और फॉलो करना जो एग्जिस्ट ही नहीं करती, जैसे रिलीजन, गॉड, मिथ, लॉज, मनी। रिलीजन और गॉड की कहानियाँ स्टोरीज के फॉर्म में थी और सेपियंस को इनमें बिलीव करना ऑब्वियस सा लगने लगा, क्योंकि आपस में कोऑपरेट करने का यही एक जरिया था। होमो सेपियंस यानी कि ह्यूमंस अब डुअल रियलिटी में रहने लगे। ऑब्जेक्टिव रियलिटी जैसे कि नेचर, रिवर, ट्रीज और एनिमल, और इमेजिन्ड रियलिटी, गॉड, नेशंस, लॉस। होमो सेपियंस इमेजिन्ड रियलिटी को ऑब्जेक्टिव रियलिटी से ज़्यादा प्रेफरेंस देने लगे। ह्यूमंस की पॉपुलेशन बढ़ने और उनके सेटल होने से समाज में बदलाव आने लगे। प्रॉपर्टी के लिए आपस में लड़ाइयाँ होने लगी और लड़ाइयों को रोकने के लिए आर्मी का गठन हुआ और उस आर्मी को चलाने के लिए उनका हेड बना, जो कि किंग या कोई रूलर था। अब जो कि आर्मी सिर्फ लड़ने की तैयारियां करती थी, इसलिए उन्हें फीड करने के लिए टैक्स कलेक्शन की शुरुआत हुई, और जो कि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा थी इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए लॉस का गठन हुआ। ये धीरे धीरे लॉस बढ़ने लगे और एडमिनिस्ट्रेशन और गहरा होता गया और समाज में हायरार्की डेवलप हो गई। यूनिफिकेशन ऑफ ह्यूमंस। जैसे जैसे सोसाइटीज़ बढ़ने लगी, उनके इमेजिन्ड मिथ्स भी बढ़ने लगे। स्मॉल कल्चर्स धीरे धीरे मेगा कल्चर्स बन गए और उन मेगा कल्चर्स को सस्टेन करने के लिए एम्पायर्स बनने लगे। अब एम्पायर बनाने के लिए ऐसे माध्यम की ज़रूरत है जो अलग अलग कल्चर को फॉलो करने वाले होमो सेपियंस को एकजुट कर सके। ऐसे 3 माध्यम हैं जो आज भी अलग अलग कल्चर वाले होमो सेपियंस को एकजुट करते हैं: मनी, पॉलिटिक्स और रिलीजन। पहला, मनी। ह्यूमंस चाहे किसी भी धर्म के हों, लेकिन पैसे को सब मानते हैं। शुरुआत में ट्रेड करने के लिए बार्टर सिस्टम था, यानी कि कोई अगर एप्पल उगाता है, कोई दूसरा ब्रेड बनाता है, तो वो आपस में एप्पल और ब्रेड को एक्सचेंज कर सकते हैं। लेकिन सोसाइटी अगर बड़ी हो और नंबर ऑफ गुड्स की मात्रा बहुत ज़्यादा हो, तो बार्टर सिस्टम बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है। इसी परेशानी को दूर करने के लिए पैसों का आविष्कार हुआ। मनी गुड्स को एक्सचेंज करने का यूनिवर्सल मीडियम बन गया। पहले मेटल पीसेस मनी के फॉर्म में इस्तेमाल होने लगे, फिर गोल्ड और सिल्वर कॉइन्स, फिर कॉइन्स जिसमें किंग की अथॉरिटी होती थी, और आज की डेट में पेपर पे केवल सरकार की अथॉरिटी रह गई है, जो कि मनी के फॉर्म में इस्तेमाल होती है। दूसरा, पॉलिटिक्स। एम्पायर्स यानी कि राजा या कोई रूलर और उसकी आर्मी बहुत सालों तक अलग अलग कल्चर फॉलो करने वाले ह्यूमंस पर राज किया और उन्हें कॉमन लॉ फॉलो करने पे मजबूर किया। छोटे छोटे कल्चर्स को ख़त्म करके बड़े बड़े राजाओं ने एक बड़ा कॉमन कल्चर डेवलप किया, और कई जनरेशन्स बाद किसी को याद भी नहीं रहा कि उनका ओरिजिनल कल्चर क्या था, और वो एम्पायर के ख़त्म होने के बाद भी उनका फोर्स किया हुआ कल्चर फॉलो करने लगे। एग्जाम्पल, अरब मुस्लिम एम्पायर आने से पहले इजिप्ट, सीरिया, ईरान में सबके अपने लोकल कल्चर्स थे। 17वीं सेंचुरी में अरब मुस्लिम रूल आने से वहाँ की सारी पॉपुलेशन अरब और मुस्लिम्स के कल्चर को फॉलो करने लगी, और एम्पायर ख़त्म हो जाने के बाद आज भी वहाँ पे लोग अरब और मुस्लिम कल्चर ही फॉलो करते हैं। दूसरा एग्जाम्पल, इंडिया में कई सालों तक ब्रिटिशर्स ने राज किया। उन्होंने अपने लॉज, सिस्टम्स और लैंग्वेज को इंडियंस पे ज़बरदस्ती लागू किया, लेकिन उनके चले जाने के बाद आज भी इंडियंस इंग्लिश यूज़ करते हैं, उनके दिए हुए एडमिनिस्ट्रेशन को फॉलो करते हैं। तीसरा, रिलीजन। एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन के बाद जब ह्यूमन सेटल हो गए, वो अपने सर्वाइवल के लिए क्लाइमेट पे डिपेंडेंट हो गए। इसलिए जब भी कोई बीमारी या आपदा आती थी, उससे बचने के लिए ह्यूमंस ने इमेजिन्ड गॉड्स का आविष्कार किया। ये गॉड्स लोकल थे और ये नेचर से रिलेटेड थे, जैसे कि रेन गॉड, फर्टिलिटी गॉड। सोसाइटी का स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स होते होते गॉड्स की संख्या भी बढ़ गई और समाज में पॉलीथिज्म यानी कि बिलीफ इन मेनी गॉड्स आ गया। मोनोथिज्म यानी कि बिलीफ इन वन गॉड, ये पॉलीथिज्म से ही निकल कर आया। क्रिश्चियनिटी और इस्लाम, ये दोनों ही मोनोथिस्टिक रिलीजन है। दोनों का नेचर मिशनरी है, यानी कि इनके फॉलोअर्स इनको फैलाने में यकीन रखते हैं। इसके बाद 5th सेंचुरी BC के आसपास ऐसे रिलीजन का डेवलपमेंट हुआ जो कि गॉड से ज़्यादा नेचुरल लॉज पे यकीन रखते थे, जैसे कि बुद्धिज़्म और जैनिज़्म। अब सवाल ये उठता है कि अगर रिलीजन एक इमेजिन्ड रियलिटी है, तो लोग उस पर भरोसा क्यों करते हैं? इसके 2 कारण हैं। पहला, इनकी अथॉरिटी ह्यूमन से नहीं बल्कि सुपर ह्यूमन पावर से डिराइव की जाती है, और दूसरा, ह्यूमंस को आपस में कोऑपरेट करने के लिए इसमें बिलीव करना आसान लगता है। आज के ग्लोबल वर्ल्ड में रिलीजन तो नहीं, लेकिन आइडियोलॉजीज कई बन गई हैं जो कि ह्यूमंस को एक साथ कोऑपरेट करने में हेल्प करती हैं, जैसे कैपिटलिज्म, कम्युनिज्म, नेशनलिज्म। अगर आप क्रिकेट या फुटबॉल मैच देखने जाते हैं
वहाँ सारे लोगों को आप नहीं जानते हैं, लेकिन चौका छक्का पड़ने या कोई गोल होने पे आप उनके साथ शोर जरूर मचाएंगे, क्योंकि आप सब एक ही नेशन से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट, साइंटिफिक रिवॉल्यूशन एंड राइज ऑफ यूरोप। बहुत सालों तक ह्यूमंस ये सोचते रहे कि जो रिलीजन में है वही सही है और उससे ज़्यादा उन्हें कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन 16th-17th सेंचुरी में ये बदल गया। यूरोप साइंटिफिक रिवॉल्यूशन का केंद्र बना। इसके दो कारण हैं। यूरोपियंस ने यह एक्सेप्ट किया कि ह्यूमन सब कुछ नहीं जानते हैं और उन्हें और खोज करने की ज़रूरत है, और वहाँ के कैपिटलिस्ट इन रिसर्च को स्पॉन्सर करने लगे। रिसर्च करने का सिंपल तरीका अपनाया गया। पहले ऑब्जर्वेशन इकट्ठा करना, उसके बाद उन ऑब्जर्वेशंस को यूज़ करके कंक्लूजन्स और इक्वेशंस बनाना। इसी मेथड का यूज़ करके 17th सेंचुरी में न्यूटन ने लॉज ऑफ मोशन दिए, और जो चीज़ एग्जैक्ट पता नहीं लगाई जा सकती उसको प्रोबेबिलिटी के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जाने लगा। एक्चुरियल साइंस, जो कि इंश्योरेंस इंडस्ट्री में यूज़ होता है, ये स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड है। यूरोप की कुछ नया जानने की चाहत इतनी तेज थी कि वहाँ के सेलर्स एक्सपेडिशन के लिए स्पॉन्सर्स खोजने लगे। कोलंबस, जो कि एक मामूली सेलर था, नए कॉन्टिनेंट की तलाश में उसने कई एम्पायर के रूलर से पैसों की गुहार लगाई। अंत में स्पेन के रूलर्स उसके एक्सपेडिशन को स्पॉन्सर करने के लिए मान गए। कोलंबस ने अपने एक्सपेडिशन में अमेरिका की खोज की और वहाँ के रॉ मटेरियल्स को यूज़ करके स्पेन एक बहुत ही अमीर राज्य बन गया। उसके बाद एक्सपेडिशन और सेलिंग का आइडिया इतना ज़्यादा हिट हो गया कि किंग्स के साथ साथ आम आदमी भी एक्सपेडिशंस को जॉइंट स्टॉक कंपनी के जरिए स्पॉन्सर करने लगे। इन्हीं एक्सपेडिशंस की वजह से यूरोपियंस धरती के राजा बन गए। ऐसा नहीं है कि एशिया या चाइना के रूलर्स के पास एक्सपेडिशन करने के लिए टेक्नोलॉजी नहीं थी, लेकिन वहाँ के रूलर्स अपने राज्य के बाहर जाने में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे। उनमें यूरोपियंस की तरह नया कुछ सीखने की चाहत नहीं थी, इसलिए वो एक्सपेडिशंस के मामले में यूरोपियन से पीछे रह गए। नेक्स्ट, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की शुरुआत से पहले ह्यूमंस अपनी एनर्जी की ज़रूरतों के लिए लकड़ी जलाया करते थे। कुछ सालों बाद कोल जला के एनर्जी प्रोड्यूस की जाने लगी। मेजर चेंज आया स्टीम इंजन के आविष्कार के बाद। हीट एनर्जी को मोशन में कन्वर्ट किया जाने लगा। इस टेक्नोलॉजी का यूज़ करके गुड्स का मैकेनाइज्ड प्रोडक्शन होने लगा। आज की सोसाइटी जिसमें हम जीते हैं, इसका टाइम टेबल इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ने ही सेट किया है। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में बहुत सारी फैक्ट्रीज लगने लगी और इनमें लाखों लोग काम करने लगे। 9 to 5 जॉब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की ही देन है। लाखों लोगों को जॉब तक पहुंचाने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट बनाए गए। प्रोडक्शन और ट्रेड में यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए नेशनल टाइम बनाया गया। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में गुड्स की प्रोडक्शन बढ़ने से एक और नई समस्या सामने आने लगी। वो नई समस्या ये थी कि इन सारे प्रोडक्ट्स को खरीदेगा कौन। ज़्यादातर लोग फैक्ट्री में वर्कर्स थे जिनकी सैलरी बहुत कम थी। ह्यूमंस ने इस समस्या से निकलने के लिए एक इमेजिन्ड ऑर्डर का डेवलपमेंट किया। वो था क्रेडिट, यानी कि उधार। यानी कि आज भले ही आपके पास पैसा ना हो, लेकिन फ्यूचर में आप पूरा पैसा चुका सकते हैं। क्रेडिट पे ह्यूमंस को प्रोडक्ट्स लेने के लिए कन्विंस करने के लिए कंज्यूमरिज्म की फिलॉसफी आई। मार्केटिंग कैंपेन्स होने लगे। फैशंस के नाम पे लोगों की साइकोलॉजी को मॉडिफाई किया गया। पहले ज़माने के जॉइंट फैमिली स्ट्रक्चर्स कंज्यूमरिज्म के आगे एक रोड़ा थे, क्योंकि जॉइंट फैमिली में रहने वाले लोग आपस में चीज़ें शेयर करते हैं और साथ में कोई भी चीज़ लेने से पहले वो एक दूसरे के ओपिनियंस का ध्यान रखते थे। जॉइंट फैमिली के इस स्ट्रक्चर को तोड़ने की जिम्मेदारी स्टेट यानी कि गवर्नमेंट ने ली। पहले कम्युनिटी ही ह्यूमंस के हेल्थ, सिक्योरिटी, एजुकेशन का ध्यान रखती थी। स्टेट ने लोगों की एजुकेशन के लिए पब्लिक स्कूल्स बनाए, उनकी हेल्थ के लिए हॉस्पिटल्स बनाए और प्रोटेक्शन के लिए पुलिस बनाई। इसका रिजल्ट ये हुआ कि लोग अपनी जॉइंट कम्युनिटी से दूर जाके कहीं भी सर्वाइव कर सकते हैं। कैंपेन्स जैसे मैरी द पार्टनर ऑफ योर ड्रीम्स, जस्ट डू इट, एक्सप्लोर द वर्ल्ड, ये सारे कैंपेन्स ह्यूमंस की साइकोलॉजी को इन्फ्लुएंस करने लगे और उनकी फैमिली स्ट्रक्चर्स को ब्रेक डाउन करके न्यूक्लियर फैमिली में कन्वर्ट कर दिया। नेक्स्ट, हैप्पीनेस पास्ट एंड प्रेजेंट। इतना प्रोग्रेस अचीव करने के बाद सवाल ये उठता है कि क्या ह्यूमंस खुश हैं? आज हमारे पास कम्युनिकेशन के टूल्स तो बहुत हैं, लेकिन हम इमोशनली अकेले हैं। ह्यूमंस का बेसिक नेचर हंटर और गैदरर वाला ही है। हम अपने बेसिक नेचर के अगेंस्ट आज एक सिस्टम में बन चुके हैं। आज तक हमारा इवोल्यूशन एक नेचुरल तरीके से हुआ है, पर आगे आने वाली टेक्नोलॉजीज जैसे जेनेटिक इंजीनियरिंग, नैनो टेक्नोलॉजी, डीएनए मॉडिफिकेशन, बायोनिक आर्म्स, ये सारे कॉन्सेप्ट्स हमारे इवोल्यूशन की प्रक्रिया को बदल सकते हैं। ये ह्यूमंस को सुपर ह्यूमंस बना सकते हैं। लेकिन फिर वही सवाल ह्यूमंस के सामने है, क्या ये टेक्नोलॉजीज लोगों को हैप्पीनेस देंगी? अफ्रीका के फॉरेजर से इवॉल्व होकर आज हम अपने मोबाइल और लैपटॉप पे वीडियो देख रहे हैं, लेकिन सवाल यही उठता है कि क्या होमो सेपियंस को हैप्पीनेस मिली? ये सारी बातें हमने डिस्कस की युवाल नोआ हरारी की बुक सेपियंस से। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए। ऐसी ही बुक समरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।